नमस्कार। आज हम रिवाइज करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। देखिए एचपीआरसी के अपकमिंग टीजीटी और जेवीटी और बाकी भी एचपीआरसी के अपकमिंग एग्जाम हैं जिनका सिलेबस अभी ऑफिशियली जो है वो आ चुका है। उनमें ये वीडियोस आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो करने वाली हैं और इसमें जीके के क्वेश्चन रहने वाले हैं। जितना भी डिटेल से हम जान सकते हैं उतना जानने की कोशिश भी करेंगे, परंतु एक रिवीजन पर्पस से ही जो है ये वीडियो रहने वाली है। इसमें 50 क्वेश्चन एटलीस्ट हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोलते हैं द परसेंटेज ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एज पर 2011 सेंसस लिस्ट। तो 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का जो है वो 17.5% प्रतिशत जो है वो है। 17.5% जो है वो भारत की जनसंख्या का है। अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो बात करते हैं तो भारत की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है। भारत की जो पॉपुलेशन है वो 1201.06 मिलियन जो है वो है। 1210.6 मिलियन जो है वो भारत की पॉपुलेशन है, जो कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का जो है वो 17.5% अप्रोक्सीमेटली जो है वो बनती है। अगर हम बात करते हैं इंडिया के एरिया की, तो इंडिया का एरिया जो है वो कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इंडिया का एरिया जो है वो फैला हुआ है। पूरे वर्ल्ड के एरिया के परसेंटेज में अगर हम बात करते हैं तो 2.4% जो है ये बनता है। तो इतना ही यहाँ से ध्यान रखिए, काफ़ी है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर विच कमेटी रिकमेंडेशंस आर बीइंग फॉलोड फॉर एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। तो बोलते हैं कि भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए जो है वो किस कमेटी की सिफारिशों का पालन किया गया। तो भारत में जो है वो इनके पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए जो है वो जो कमेटी जिसका पालन किया गया है वो है लकड़ावाला कमेटी। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। लकड़ावाला कमेटी की अगर हम बात करते हैं कि ये कौन से ईयर की कमेटी है, तो ये 1993 में जो है वो फॉर्म की गई थी कमेटी। 1993 की जो है ये कमेटी है। ये ज़रूर ध्यान रखें कौन से ईयर की ये है। अगला क्वेश्चन देखिए बोलते हैं विच हड़प्पन साइट द हड़प्पन साइट मंडा वॉज सिचुएटेड इन बैंक ऑफ विच रिवर। तो बोलते हैं कि हड़प्पन साइट है एक मंडा, ये किस नदी के तट पर जो है वो स्थित है। तो हड़प्पन साइट्स और वो कौन सी नदियों के किनारे स्थित है, ये क्वेश्चन भी जो है वो बनता ही है। यहाँ पर मंडा साइट जो है वो दी गई है। ये मंडा साइट कौन सी नदी के किनारे आती है, ये चेनाब नदी के किनारे जो है वो आती है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो होगा। किस नदी के किनारे, चेनाब नदी के किनारे जो है ये साइट जो है वो आती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो है वो कौन कौन सी ऐसी हड़प्पन साइट्स हैं, वो कौन कौन सी नदियों के किनारे जो है वो आती है, तो उसमें सबसे पहले हड़प्पा ही आ जाएगा। हड़प्पा जो है वो कौन सी नदी के किनारे जो है वो आता है। तो हड़प्पा के बारे में आपने ध्यान रखना है कि हड़प्पा जो आता है वो पाकिस्तान में जो है वो वैसे बेसिकली आता है और रावी नदी के किनारे आता है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में आता है, सिंधु नदी के किनारे आता है। धौलावीरा भारत के गुजरात में आता है, कच्छ नदी के किनारे जो है वो आता है और मोतीथल हरियाणा में जो है वो आता है। राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में ही आता है और राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे जो है वो आता है। लोथल गुजरात में आता है, भुगवा नदी के किनारे जो है ये आता है और रोपड़ पंजाब में आता है, सतलुज नदी के किनारे आता है। तो ये बेसिक सी साइट्स हमने इंडिया की भी पढ़ ली। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आइलैंड ऑफ पिल्स। तो बोलते हैं कि मोतियों का द्वीप जो है वो किसे बोला जाता है। मोतियों का द्वीप जो है वो बहरीन को बोला जाता है। बहरीन ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। इतना यहाँ से ध्यान रखें कि मोतियों का द्वीप किसको बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो बोलते हैं कि ऐसे कौन से स्टेट हैं जहां पर द्विसदनीय विधायिका है, बाइकैमरल लेजिस्लेशन है। तो हम बाइकैमरल लेजिस्लेशन की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ एक स्टेट ऐसे आते हैं जहां पर जो है वो बाइकैमरल लेजिस्लेशन है। लगभग हमारे पास ऐसे जो है वो 5-6 स्टेट जो है वो आते हैं जहां पर बाइकैमरल लेजिस्लेशन जो है वो आता है। जैसे कि यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट जो है वो ऐसा आता है जहाँ पर बाइकैमरल लेजिस्लेशन जो है वो है। हम बाइकैमरल ऐसे स्टेट्स की बात करते हैं जहाँ पर द्विसदनीय विधायिका आती है। द्विसदनीय का मतलब है कि जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी आती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आती है। तो एक तो महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के अलावा जो है वो एक आंध्र प्रदेश स्टेट आता है, आंध्र प्रदेश के अलावा कर्नाटक आता है, कर्नाटक के अलावा तेलंगाना आता है, तेलंगाना के अलावा बिहार आता है जहाँ पर अभी इलेक्शन भी हुए, बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश जो है वो आता है। तो ये टोटल 6 स्टेट जो है वो हो गए जहाँ पर बाइकैमरल लेजिस्लेशन जो है वो आता है। अगले को देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द प्लेनेट आर करेक्ट एज पर डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस एज पर द डिस्टेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम द अर्थ। तो अर्थ से आपको जो है वो ग्रहों की जो है दूरी बतानी है और क्रोनोलॉजिकली जो है वो बतानी है। तो प्लेनेट्स को हमने कैसे याद रखा है, हमने ऐसे याद रखा है माई वेरी एजुकेटेड मदर
जस्ट सोज अस 9, इस तरह से हमने याद रखा है। और ये हमारा अर्थ आता है, अर्थ से जो है वो एक तरह जो है वो यहाँ पर वीनस आता है और एक तरफ मार्स आता है। उसके बाद जो है वो कौन सा ग्रह आता है, जुपिटर आता है, सैटर्न आता है, यूरेनस आता है, और यहाँ पर 9 होगा तो 9 मतलब नेपच्यून जो है वो यहाँ पर जो है वो आता है। तो इस तरह से जो है वो ग्रह आते हैं। तो सबसे पहले जो है वो कौन सा आएगा, सबसे पहले वीनस सबसे कम दूरी पर है, वीनस आ जाएगा, वीनस के बाद मार्स आएगा, मार्स के बाद मरकरी आएगा, और मरकरी के बाद जुपिटर आएगा। वीनस, मार्स, मरकरी, जुपिटर, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्रोनोलॉजिकली सही है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन 1956 मीनामारा डिजीज वाज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन। तो मीनामारा डिजीज जो है वो 1956 में सामने आती है, और ये डिजीज किस तरह के पॉल्यूशन से होती है, ये वाटर पॉल्यूशन से जो है वो होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर, पानी से पॉल्यूशन जो होता है उससे ये होती है। आगे बोलते हैं मैच द कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए में और कॉलम बी में यहाँ पर फ्रॉग दिया गया है, ये कहाँ से सांस लेता है, और वैसे ही लीव्स दिया गया है, अर्थवॉर्म जो है वो दिया गया है। तो अगर हम बात करते हैं फ्रॉग की, फ्रॉग जो है वो स्टोमेटा या फिर लंग्स या फिर स्किन किससे सांस लेता है, तो फ्रॉग जो है वो लंग्स और स्किन दोनों से सांस लेता है। पहले को आप तीसरे के साथ कर देंगे और दूसरे को लीव्स जो है वो स्टोमेटा से जो है वो काम करती हैं, तो ये दूसरे के साथ, और तीसरे में अर्थवॉर्म है, ये स्किन से सांस लेता है, ये पहले के साथ हो जाएगा। पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा और तीसरे का पहला, ये जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसका जो है वो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और आगे बोलते हैं द वेस्टर्न घाट आर आल्सो नोन एज साइदरी हिल्स, और तीसरे में बोलते हैं हिमालयज आर एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन, कि हिमालय जो है वो ब्लॉक माउंटेन का जो है वो एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही है, यहाँ पर देख ही लीजिए आप पूरी तरह से। बोलते हैं इंडिया जो मेनलैंड है इंडिया का, उसका लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, और लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है वो आता है, और द हाफ ऑफ द अर्थ जो कि नॉर्थ ऑफ इक्वेटर में जो है वो आती है। ठीक है जी। बोलते हैं इंडिया लोकेटेड इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, लैटिट्यूडली जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और लॉन्गिट्यूडली ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जो है वो आता है। और हिमालय जो है वो एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन का, ना कि ब्लॉक माउंटेन का। तो ये ध्यान रखना है कि हिमालय फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ लाइफ डिड अर्ली हिंदू फिलॉसफी डिटरमाइन। तो बोलते हैं कि प्रारंभिक हिंदू दर्शन के दौरान प्रारंभिक हिंदू दर्शन के अनुसार जो है वो जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं, तो जीवन के 4 चरण जो है वो निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसमें जो है कौन कौन से ये 4 जो है वो आप कह सकते हैं स्टेजेस जो है वो आती हैं। इसमें ब्रह्मचर्य स्टेज आती है, गृहस्थ स्टेज आती है, वानप्रस्थ स्टेज आती है, तो ये 3 स्टेजेस आती हैं, और उसके बाद जो है वो संन्यास आता है, असेंटिंग स्टेज जो है वो आती है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो बोलते हैं यहाँ पर कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया गया है। बैटल ऑफ खानवा क्या 1527 में हुई थी, बैटल ऑफ घाघर क्या 1529 में हुई थी, बैटल ऑफ चौसा क्या 1532 में जो था वो हुई थी, और बैटल ऑफ चिलीवालिया क्या 1849 में जो था वो हुई थी। यहाँ पर बैटल्स दी गई हैं, कौन सी बैटल कब हुई थी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए बैटल ऑफ खानवा 1527 में ही हुई थी, बैटल ऑफ घाघर 1529 में ही जो था वो हुई थी, बैटल ऑफ चौसा 1532 में नहीं हुई थी, और बैटल ऑफ चिलीवालिया 1849 में ही हुई थी। तो यहाँ पर जो है नॉट करेक्टली मैच, ऑप्शन सी इज नॉट करेक्टली मैच। ये बैटल ऑफ चौसा 1532 में जो था वो नहीं हुई थी। अच्छा, बैटल ऑफ चौसा जो था वो हुई कौन से ईयर में थी ये भी पता होना चाहिए आपको। बैटल ऑफ चौसा का आपने ध्यान रखना है, ये 1539 में जो था वो हुई थी, 1539 की ये बैटल है। ठीक है, बैटल ऑफ चौसा के बारे में क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है वो किस ऑर्डर में होती है, तो वो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम टाइम ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी जो है मैक्सिमम रेवोल्यूशन अराउंड द सन जो है वो आती है, जो सूर्य के चारों ओर जो है वो अधिकतम जो है वो रिवॉल्व करता है, तो वो नेपच्यून ग्रह जो है वो आ जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या है, यहाँ पर बोलते हैं मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो कौन से ईयर की हैं वो आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो दी गई है। बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम बात सबसे पहले 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की करते हैं तो ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से ईयर की है, तो ये 1971 की ही जो है वो आती है। ये बिल्कुल सही यहाँ पर जो है वो दिया गया है। उसके बाद जो है वो 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आती है। 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं तो ये 1973 की ही जो है वो है। और अगर हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं तो ये 1976 की ही जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। और अगर हम 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं तो ये एंटी डिफेक्शन से संबंधित है और ये जो है वो 1985 की ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो आती है। ठीक है, ये जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी इसको जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो 10th शेड्यूल में जो है वो ऐड किया गया था। तो ऑल पेयर्स आर करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, ऑल पेयर्स आर करेक्टली पेयर्ड, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे बोलते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज इंजॉयड बाय होम। तो बोलते हैं कि इंडिया में जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है वो किसके पास है, अपने ही डिसीजंस को रिव्यू करने का जो अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास दिया गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर बोला गया है ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो अलग अलग तरह की रॉक्स आती हैं, रॉक्स हमारे सिलेबस में भी मेंशन की गई हैं। देखो जितना भी टॉपिक आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना वो सारे ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। तो वैसे ही ध्यान रखना है कि रॉक्स में जो है वो हमारे पास अलग अलग रॉक्स आती हैं, इग्नियस रॉक्स आती है, सेडिमेंट्री रॉक्स आती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो आती है। ये ग्रेनाइट हो गया, ये जो है वो इग्नियस रॉक का एग्जांपल जो है वो आता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं सिलेक्ट द पेयर दैट इज नॉट मैच्ड करेक्टली द डैम टू द रिवर इट इज बिल्ट ऑन। तो बोलते हैं यहाँ पर जो है वो कुछ डैम दिए गए हैं, वो कौन सी नदी के ऊपर बने हुए हैं ये आपको बताना है। जैसे कि हीराकुंड डैम क्या ये महानदी के ऊपर बना हुआ है, नागार्जुन सागर डैम क्या ये कावेरी नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है, और उसके अलावा जो है वो इंदिरा सागर डैम क्या ये नर्मदा नदी के ऊपर जो है बना हुआ है, और यहाँ पर जो है वो टिहरी डैम दिया गया है, क्या ये जो है वो टिहरी डैम जो है वो भागीरथी नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास दिया गया है हीराकुंड डैम जो है वो महानदी के ऊपर बना हुआ है। तो बिल्कुल सही बात है, हीराकुंड डैम जो है वो महानदी के ऊपर ही जो है वो बना हुआ है। और अगर हम नागार्जुन सागर डैम की बात करते हैं तो नागा अर्जुन सागर डैम जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है। देखिए यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना आपके नागार्जुन सागर डैम जो है वो कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ है, नहीं कावेरी नदी के ऊपर ये नहीं बना हुआ है। ये जो है वो कौन सी नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है, ये कृष्णा नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। कौन सी, कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। तो ये करेक्टली मैच नहीं किया गया है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हुआ। इंदिरा सागर डैम जो है वो कौन सी नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है, तो इंदिरा सागर डैम जो है वो नर्मदा नदी के ऊपर ही जो है वो बना हुआ है। टिहरी डैम भागीरथी नदी के ऊपर ही बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या पता चलता है कि ये जो नागा अर्जुन सागर डैम है ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, नागा अर्जुन सागर डैम का ध्यान रखना है कि ये जो है वो कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर जो है ये आता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, बोलते हैं हेपेटाइटिस ए इज व्हाट काइंड ऑफ डिजीज। तो हेपेटाइटिस ए जो है वो किस तरह की डिजीज है, ये फूड कंटेमिनेशन डिजीज भी है और वाटर बॉर्न डिजीज भी जो है वो आती है। बोथ ए एंड बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन वाज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ऑन। तो बोलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा जो था वो कब की थी। नोटबंदी की घोषणा 2016 में की गई थी, ये तो आपको पता ही है, परंतु एग्जैक्टली कब की गई थी 2016 में, 8 नवंबर 2016 को जो था वो इसकी घोषणा की गई थी। 8 नवंबर 2016 इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये 8 नवंबर 2016 आपने ध्यान रखा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए और JVT एग्जाम के लिए और जिनका सिलेबस भी पूरी तरह से आ चुका है, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए तैयारी आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाकर तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टडी को एक प्रॉपर शेप मिले तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज प्रॉपर शेप आपकी स्टडी को जो है वो देगी, आपकी जो छोटी छोटी कमियाँ रह जाती हैं उन कमियों को एनालाइज करने में जो है वो आपकी हेल्प जो है वो करेगी, और यहीं से जो है वो आप इजीली जो है वो आगे भी बढ़ सकते हैं। तो ठीक है,
टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में है। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ से हेल्प मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं हु लेड द मूवमेंट फॉर अ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो बोलते हैं पाकिस्तान एक अलग राज्य बनाने के लिए इसका जो है वो एक आंदोलन चलाया गया, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? इसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो था वो किया गया था। तो यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, एक मुस्लिम लीग बनाया गया था, ये कब बनाया गया था, कौन से ईयर में बनाया गया था, और इसकी स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर की गई थी? अगला क्वेश्चन देखिए बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश मैन वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ खान बाय जहांगीर। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किस अंग्रेज को जहांगीर ने खान की उपाधि देकर सम्मानित किया था? तो जहांगीर ने खान की उपाधि देकर हॉकिंस को सम्मानित किया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कई बार बेसिकली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हॉकिन किसके दरबार में आया था और उसको खान की उपाधि किसने दी थी? तो वो जहांगीर के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, किसी भी फॉर्म में पूछा जाए आपका गलत नहीं होगा। आगे बोलते हैं थ्रू विच सिटी द रिवर सीन फ्लो। तो बोलते हैं रिवर सीन जो है वो कौन सी नदी से, रिवर सीन जो है वो कौन से शहर से होकर गुजरती है, या फिर यूं भी पूछ सकते हैं कि कौन सा शहर जो है वो इस सीन नदी के किनारे जो है वो स्थित है। तो सीन नदी के किनारे जो है वो लंदन शहर जो है वो स्थित है, पेरिस शहर जो है वो स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अच्छा मैंने क्या बोला, मैंने बोला लंदन शहर जो है वो स्थित है। लंदन की भी बात कर ही लेते हैं। लंदन शहर जो है वो, अगर हम लंदन की बात कर रहे हैं तो यहाँ से कौन सी नदी होकर गुजरती है? लंदन शहर जो है वो थेम्स नदी के किनारे जो है वो स्थित है। तो ये ध्यान रखें, जैसे मैंने गलत बोल दिया, कई बार पेपर में वैसे गलत टिक भी लग जाता है और वहीं से पूरी बात बिगड़ जाती है, और जो गलत है टिक लगता है वो प्रॉपर प्रैक्टिस ना होने के कारण जो है वो लगता है। यहाँ पर रोम दिया गया है, रोम कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रोम इटली का शहर है और ये टाइबर नदी के किनारे जो है वो स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है कि रोम जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। हमने इंपॉर्टेंट नदियां और उनके किनारे शहर जो है वो पढ़ रखे हैं, जैसे कि हमने जो है वो क्या क्या पढ़ रखा है। हमने, अगर हम भारत के शहरों की बात करते हैं सबसे पहले कि भारत के कौन कौन से शहर किस किस के किनारे स्थित हैं, तो हमने श्रीनगर पढ़ रखा है कि झेलम नदी के किनारे जो है वो स्थित है। हमने अयोध्या पढ़ रखा है, अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे जो है वो स्थित है। हमने आगरा पढ़ रखा है, आगरा जो है वो नर्मदा नदी के किनारे जो है वो स्थित है। इसके अलावा जो है वो अगर पूरे वर्ल्ड में आप बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में जो है वो बगदाद शहर टिग्रिस नदी के किनारे जो है वो आता है, और इसके अलावा लखनऊ गोमती के किनारे आता है, और मॉन्ट्रियल शहर जो कि कनाडा का एक शहर है वो ओटावा नदी के किनारे आता है, और इसके अलावा वाशिंगटन डीसी जो है वो पोटोमैक नदी के किनारे जो है वो आता है। किस नदी के किनारे? पोटोमैक नदी के किनारे जो है ये आता है। पोटोमैक का नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं स्वीज कैनाल कनेक्ट। तो स्वीज कैनाल किसको किसके साथ जो है वो जोड़ती है? ये मेडिटेरियन सी को जो है वो रेड सी के साथ जोड़ती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बोलते हैं मैच द लिस्ट, मैच द गिवन कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए में जो है वो कुछ बेजल कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ पर दिए गए हैं, और आगे दिए गए हैं कि ये किससे संबंधित है। तो मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ कि कौन सा प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। इस वीडियो की पीडीएफ ना जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है उनको तो रात को ही मिल गई थी, परंतु इसकी पीडीएफ हम कॉमनली टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवाएंगे। अगले दिन आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी ये पीडीएफ। ये आप टेलीग्राम से भी अवेल कर सकते हैं अगले दिन। अभी आप देखिए कि कौन कौन सी जो है वो हमारे पास कन्वेंशन यहाँ पर दी गई है। जैसे कि बेजल कन्वेंशन जो है वो दिया गया है। बेजल कन्वेंशन जो है वो हैजार्डस जो वेस्ट डंपिंग है, खतरनाक जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उससे संबंधित जो है वो आती है। तो ये पहला जो होगा वो हैजार्डस वेस्ट से संबंधित हो जाएगा, और दूसरे नंबर पर जो है वो दिया गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर से संबंधित आता है। क्योटो प्रोटोकॉल जो यहाँ पर दिया गया है, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित जो है वो आता है। तो ये आपने इस तरह से ध्यान रखना है। हमारे पास जो यहाँ पर हमारे पास दिया गया था, सबसे पहले बेजल कन्वेंशन, पहले पर बेजल था ना तो वो दूसरे नंबर के साथ मैच हुआ। ए पर जो था वो दूसरे पर, बी पर हमारे पास जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिया गया था, वो जो है वो किसके साथ जो है वो मैच होता है? बी वाला, वो जो है दूसरे नंबर वाला ओजोन लेयर से जो है वो मैच हो गया। और तीसरे नंबर पर हमारे पास जो है क्योटो प्रोटोकॉल दिया गया था, ये किससे मैच होता है? ये ग्रीन हाउस गैसेस से मैच होता है। ठीक है, ये आपने यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना है, इसको ऐसे मैच कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट इज। तो बोलते हैं कि किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल कितनी संख्या हो सकती है। देखिए किसी भी स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो मंत्री होंगे वो 15%
से ज़्यादा नहीं होंगे। कैन नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 15% की कैप जो है वो लगाई हुई है। आगे बोलते हैं इन आरबीआई, इफ आरबीआई इंक्रीजेज द रेपो रेट व्हाट कुड द इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो अगर आरबीआई जो है वो क्या करती है, आरबीआई मान लो रेपो रेट को इंक्रीज कर देती है तो वो वहाँ से क्या होगा, इन्फ्लेशन विल कम डाउन, इन्फ्लेशन वहाँ से जो है वो नीचे आ जाएगी, इन्फ्लेशन विल कम डाउन। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट में क्या बोलते हैं यहाँ पर द पीरियड ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन बट फॉलिंग आउटपुट एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड। तो बोलते हैं एक पीरियड होता है जिसमें इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, फॉलिंग आउटपुट कम हो जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट इनके बेरोजगारी भी जो है वो बढ़ जाती है, उसको स्टैगफ्लेशन जो है वो बोला जाता है। स्टैगफ्लेशन ऐसी स्थिति को बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज। तो अर्थ क्रस्ट में जो मोस्ट अबंडेंट मेटल आती है वो एल्यूमिनियम मेटल जो है वो आती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट वन में बोला गया है विटामिन विच इज जनरली एक्सर्टेड बाय ह्यूमन इन यूरिन इज। तो यूरिन में जो विटामिन एक्सर्ट होती है वो विटामिन सी होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इतना सब यहाँ से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगर आपने हमारी अभ्यास सीरीज को प्रॉपरली फॉलो किया है ना तो ये सारे क्वेश्चन हम बहुत डिटेल से वहाँ पर पढ़ चुके हैं और आपको अभी लग भी रहा होगा कि ये क्वेश्चन पढ़े हैं। जिनके आंसर गलत हो रहे हैं उनको यहाँ पर रिवीजन का एक प्रॉपर मौका मिल गया, जिन्होंने डिटेल से पढ़ा था उनका भी रिवीजन यहाँ से हो रहा है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ द ट्री। तो किसी भी ट्री की अगर एज को डिटरमाइन करना है तो वो उसकी एज उसके रिंग्स से पता चलती है। इट्स रिंग्स कैन हेल्प टू डिटरमाइन द एज ऑफ ट्री। ऑप्शन डी सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट गैस। तो सबसे हल्की गैस जो होती है वो कौन सी होती है, वो हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की जो है वो होती है। अच्छा, बल्ब में कौन सी गैस होती है, आप ही बताएंगे यहाँ पर बल्ब में कौन सी गैस जो है वो होती है, जो बेसिकली बल्ब एक होता है। आगे बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द फेमस पर्शियन फेस्टिवल नौरोज इन इंडिया। तो ये फेमस था पर्शियन फेस्टिवल नौरोज, इंडिया में इसको किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, बलबन के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस जो है वो किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वॉज फाउट इन 1192। यानी कि 1192 में कौन सी लड़ाई जो था वो हुई थी। हम इंडियन हिस्ट्री में अलग अलग लड़ाइयाँ पढ़ते हैं और क्रोनोलॉजिकली लड़ाइयाँ जब भी हमने देखी हैं तो 1192 में भी हमने एक लड़ाई जो है वो देखी है। वो कौन सी लड़ाई है, वो सेकंड बैटल ऑफ तराइन आती है। तराइन की दूसरी लड़ाई जो है वो 1192 में जो था वो हुई थी। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा जब रिवाइज करने का मौका मिल ही रहा है तो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देंगे। हम इंपॉर्टेंट बैटल्स जो है वो यहाँ पर रिवाइज जो है वो कर लेंगे। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई और वो बैटल जो है वो कब कब हुई थी ये हम देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर बैटल ऑफ तराइन दिया गया है। तराइन की पहली लड़ाई फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में हुई थी। 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई जो है वो हुई थी। उसके बाद 1194 में जो है वो चंदावर का युद्ध जो था वो हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में जो था वो हुई थी और पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 में हुई थी। 1761 से पहले 1760 में जो है वो वांडीवास की लड़ाई जो था वो हुई थी, बैटल ऑफ वांडीवास। 1760 से पहले 1757 में प्लासी की लड़ाई जो था वो हुई थी। 1757 से भी अगर हम पहले की बात करते हैं तो हम सीधे जो है वो जा सकते हैं वरना की संधि पर। एक जो है वो ट्रीटी ऑफ वरना हुई थी। ये ट्रीटी ऑफ वरना जो है वो 1731 में हुई थी और एक जो है वो हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। ये हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में हुई थी। ठीक है, तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ जो है वो बेसिकली जान ली। इतनी भी याद रह जाएंगी तो कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी ही। अगला क्वेश्चन देखिए एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं। बोलते हैं फजल अली कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो फजल अली कमीशन कब अपॉइंट किया गया था, ये 1953 में जो है वो अपॉइंट किया गया था फजल अली कमीशन। अगले क्वेश्चन में बोला गया है अंडर विच फॉलोइंग आर्टिकल गवर्नर कैन रिजर्व अ बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसेंट। तो बोलते हैं कि जो गवर्नर है ना वो प्रेसिडेंट की मंजूरी के लिए बिल को जो है वो किस आर्टिकल के तहत रिजर्व कर सकता है, तो वो जो है वो आर्टिकल 200 का इस्तेमाल कर सकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो एक वर्डिक्ट भी दी गई है, उसमें क्या कहा गया है कि देखो ऐसा कोई भी ना बॉन्डिंग पीरियड नहीं है कि आप गवर्नर को फोर्स कर सकते हैं कि आप भाई इस बिल के बारे में जो है वो जल्दी से जल्दी अपना डिसीजन जो है वो दीजिए। ठीक है, तो ऐसा भी जो है वो कहा गया है। ठीक है, गवर्नर को बाउंड नहीं कर सकते, गवर्नर की मर्जी है, पर उनको जो है वो मॉरली करना चाहिए जल्दी, ऐसा भी बोला गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून। तो पहले पर्सन कौन थे जिन्होंने मून के ऊपर जो था वो लैंड किया था। पहले पर्सन जिन्होंने मून के ऊपर लैंड किया था वो नील आर्मस्ट्रांग थे और उनके साथ एडविन एल्ड्रिन थे। तो नील आर्मस्ट्रांग
आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर आता है? शिव समुद्रम फॉल इज ऑन, तो ये कौन सी नदी के ऊपर जो है वो आता है? तो ये रिवर कावेरी के ऊपर जो है वो आता है। अच्छा, शिव समुद्रम फॉल जो है वो कौन से स्टेट में जो है वो आता है? ये भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि शिव समुद्रम जो फॉल है ये कहाँ पर जो है वो आता है। और ये आपने ध्यान रखना है कि ये इंडिया में आता है और इंडिया के कर्नाटक स्टेट में ये आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे शिव समुद्रम के बाद अगले क्वेश्चन में बोला गया है, बोलते हैं व्हाट डज आईपीओ मीन्स इन द सिक्योरिटी मार्केट। तो आईपीओ आता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में जो आईपीओ आता है उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को मेजर करने का इनमें से कौन सा तरीका नहीं है? इन्वेस्टमेंट मेथड इज नॉट जो है वो इन्वेस्टमेंट मेथड इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यहाँ पर बोलते हैं 26 मई इज ऑब्जर्व्ड एज साइंस डे इन स्विट्जरलैंड इन ऑनर ऑफ। तो स्विट्जरलैंड में जो है वो 26 मई जो है वो साइंस डे के रूप में जो है वो मनाया जाता है। अब बोलते हैं जो साइंस डे के रूप में स्विट्जरलैंड में मनाया जाता है 26 मई को, ये किसके ऑनर में मनाया जाता है? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम के ऑनर में मनाया जाता है। देखिए एपीजे अब्दुल कलाम के ऑनर में मनाया जाता है, परंतु हम इंडिया में नेशनल साइंस डे जो है वो कब मनाते हैं? इंडिया में नेशनल साइंस डे की अगर हम बात करें तो वो हम जो है वो फरवरी महीने की 28 तारीख को जो है वो हर साल मनाते हैं। और हम जो है वो सीवी रमन के द्वारा जो डिस्कवरी की गई थी रमन इफेक्ट की, उसके ऑनर में जो है वो मनाते हैं। ठीक है जी, तो ये भी ध्यान रखना है कि हम इंडिया में कब मनाते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो ह्यूमन आई का जो है वो ऐसा कौन सा पार्ट है जो जो प्रकाश को जो है वो विद्युत आवेग में बदलने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल जो है वो होता है? तो ह्यूमन आई के अलग अलग पार्ट आते हैं और ये रेटिना पार्ट जो है वो आता है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, रेटिना। आगे बोलते हैं विच रिट इज इशूड व्हेन द कोर्ट फाइंड्स दैट अ पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट इज नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस। तो हमारे पास रिट जो होती हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो 5 तरह की होती हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो रिट्स आती हैं वो आर्टिकल 32 के तहत जो है वो आती हैं। हाई कोर्ट में जो आती हैं वो आर्टिकल 226 के तहत जो है वो आती हैं। ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखें। अब बोलते हैं कौन सी रिट इशू कर सकता है कोर्ट? जब उसको लगता है कि कोई भी पर्सन ने उस ऑफिस को होल्ड किया है जिसके लिए वो एंटाइटल्ड है ही नहीं, तो क्यू वारंटो रिट जो है वो उसके लिए जो है वो इशू की जा सकती है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, क्यू वारंट रिट जो है वो इसके लिए हो सकती है। बाकी आर्टिकल आप ध्यान रखें। क्यू वारंट रिट का मतलब होता है बाई व्हाट वारंट और बाई व्हाट अथॉरिटी या फिर व्हाट इज योर अथॉरिटी, इसका ये मतलब जो है वो होता है। कई बार मतलब भी पूछा जाता है। हैबस कॉर्पस एक रिट होती है, एक मैंडेमस रिट होती है, सेरिटोरियल रिट जो है वो होती है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू पार्डन अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो पार्डन इनके क्षमा भी कर सकते हैं किसी की सजा को, तो वो कौन से आर्टिकल के तहत जो है वो कर सकते हैं? वो आर्टिकल 72 के तहत जो है वो कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जो पार्डनिंग पावर आती है वो 72 आर्टिकल के तहत जो है वो आती है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं पीटी ऊषा मिस्ड द ब्रॉन्ज मेडल एट अ 400 मीटर हर्डल इवेंट बाय 0.01 सेकेंड ऑन द ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन विच ईयर। तो बोलते हैं पीटी ऊषा ने जो है वो बोलते हैं कौन से ईयर में ओलंपिक खेलें हुई थी जहां पर 0.01 सेकंड से जो है वो 400 मीटर की बाधा दौड़ में कांस्य पदक से जो था वो चूक गई थी। तो यहाँ पर देखिए कि सेकंड की क्या महत्व होता है। अब जिसको जिस चीज़ से सफ़र हुआ उसको उस चीज़ की वैल्यू पता है। तो टाइम की वैल्यू यहाँ पर देखिए 0.01 सेकंड की वैल्यू। बोलते हैं 1984 की ये बात है जब वो ब्रॉन्ज मेडल से भी यहाँ पर चूक गई थी, 010 सेकंड से रह गई थी। आगे बोलते हैं विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज मेघालय शेयर इट्स बाउंड्री। तो बोलते हैं मेघालय जो है वो कौन सी कंट्री के साथ जो है बाउंड्री शेयर जो है वो करता है। तो मेघालय स्टेट की अगर हम बात करते हैं, मेघालय स्टेट जो है वो किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है? मेघालय जो है यहाँ पर बांग्लादेश के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। अगर हम बात करते हैं इंडिया में कि इंडिया में मेघालय जो है वो किस स्टेट के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है, तो इंडिया में जो है मेघालय का आपने ध्यान रखना है कि मेघालय जो है वो एक तो असम के साथ बाउंड्री शेयर करता है। असम के साथ आपने ध्यान रखना है
और दूसरी ओर जो है वो कंट्री आती है बांग्लादेश। तो ये आप ध्यान रखें, मेघालय की कैपिटल शिलोंग में जो है वो आती है। ठीक है, मेघालय की कैपिटल कहाँ पर आती है? शिलोंग में जो है वो इसकी कैपिटल आती है। आगे बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सबसे पहले बोला गया है गुप्ता इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन एंशियंट इंडिया, कि एंशियंट इंडिया में, प्राचीन भारत में गुप्ताओं के द्वारा सबसे अधिक सिक्के जारी किए गए। और आगे बोलते हैं यशोधा वॉज द फर्स्ट डिसिबल ऑफ महावीर, कि महावीर की सबसे पहली शिष्य जो था वो यशोधा थी। अगर हम इन दोनों ही स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है कि गुप्त काल जो गुप्ता शासक थे उनके द्वारा जो है वो सबसे अधिक सिक्के जो था वो जारी किए गए। तो पहली स्टेटमेंट तो आपके पास जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही जो है वो दी गई है। पहली स्टेटमेंट के बारे में आपको कोई भी जो है वो यहाँ पर डाउट नहीं रहना चाहिए, पहली तो सही होगी। अब हम बात करते हैं महावीर के बारे में। बोला गया है यहाँ पर कि महावीर के जो पहले शिष्य थे वो यशोधा थे। अगर हम यशोधा की बात करते हैं तो महावीर की पत्नी का नाम यशोधा जो था वो था। महावीर की पत्नी थी यशोधा, और महावीर का जो प्रथम शिष्य बना था उसका दामाद जमाली जो था वो बना था। जमाली इसका दामाद, महावीर के दामाद थे जो इनके शिष्य जो था वो बने थे। तो ये दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ओनली वन इज करेक्ट, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। आगे बोलते हैं द नेम ऑफ द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां वॉज, तो शाहजहां के बड़े बेटे का नाम क्या था? शाहजहां के बड़े बेटे का नाम दारा शिकोह जो था वो इसका नाम था। दारा शिकोह का नाम ध्यान रखें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं द डेंसेस्ट मेटल ऑन द अर्थ इज ऑस्मियम, की पृथ्वी पर सबसे घनी धातु जो है वो ऑस्मियम है। ऑन्कोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ, की ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ को बोलते हैं। और माउंट किलिमंजारो इज इन इटली, की माउंट किलिमंजारो जो है वो इटली में जो है वो आती है। ठीक है, ये सब यहाँ पर जो है वो बोला गया। अगर हम सबसे पहली स्टेटमेंट से बात करते हैं कि जो है डेंसिएस्ट मेटल जो आती है वो कौन सी आती है? वो ऑस्मियम आती है। तो ये बात बिल्कुल सही यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, सबसे घनी धातु जो आती है वो ऑस्मियम ही आती है। और आगे बोलते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ, इसको ऑन्कोलॉजी नहीं बोलते, ऑन्कोलॉजी इसको नहीं बोलते, इसको जियोलॉजी जो है वो बोलते हैं। ऑन्कोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ कैंसर को जो है वो बोलते हैं। आगे बोलते हैं माउंट किलिमंजारो इज अ वोल्केनिक माउंट इज अ वोल्केनो इन इटली। बेसिकली माउंट किलिमंजारो एक वोल्केनो है, ये इटली में नहीं है, ये तंजानिया में जो है वो आता है। कहाँ पर? तंजानिया में ये आता है। और आगे बोला गया है चिन्नूक इज वार्म ड्राई विंड, चिन्नूक जो है वो गर्म सूखी हवा होती है। बिल्कुल सही बात है, चिन्नूक वार्म ड्राई विंड जो है वो होती है। पहली और चौथी स्टेटमेंट सही है, बाकी हमारे पास यहाँ पर गलत दिया गया है, उसको हमने सही भी कर लिया। आगे बोलते हैं बोलन पास इज लोकेटेड इन, तो बोलन पास जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान में जो है वो बोलन पास जो है वो आता है। ऑप्शन सी इसका पाकिस्तान जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। बाकी देखिए, मैंने कहा है कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। ठीक है जी, टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।